नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए। ये एक लंबी लड़ाई है और हमें पता है कि हमारी सरकारें शानदार काम कर रही हैं। उसके बावजूद यह एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने का एकमात्र तरीका है कि घर पर रहें और पढ़ाई करें। और आज हम इस वीडियो में फिर झारखंड की श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं और कल हम लोग किए थे उरांव जनजाति, इसके पहले कर चुके हैं संथाल जनजाति और कल भी हम चर्चा किए थे कि झारखंड के 4 प्रमुख जनजाति हैं। कौन कौन भाई? संथाल, उरांव, मुंडा और हो। क्लियर है? और ध्यान रखना है कि झारखंड की जनजातीय आबादी का ये 4 89.1% हैं। तो झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का ये 4 जनजाति कितने प्रतिशत हैं? तो 89.1%। आज हम लोग तीसरे जनजाति मुंडा पर काम कर रहे हैं, मुंडा जनजाति। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि आज हम लोग किस जनजाति पर क्लास करने जा रहे हैं, तो मुंडा जनजाति पर। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही परीक्षोपयोगी है, ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलिए, सबसे पहला कि मुंडा शब्द का अर्थ क्या है। मुंडा शब्द का अर्थ, तो अगर इसको सामान्य अर्थ में देखें, मुंडा का सामान्य अर्थ में देखें, 2 अर्थ बनेगा इसका, एक सामान्य अर्थ और एक विशिष्ट अर्थ। सामान्य अर्थ में यह है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। सामान्य अर्थ में इसको क्या कहेंगे? विशिष्ट व्यक्ति। क्लियर है? और विशिष्ट अर्थ में अगर हम लोग देखें इसका, विशिष्ट अर्थ में अगर इसको देखेंगे तो इसका अर्थ होगा गांव के राजनीतिक प्रमुख, गांव के राजनीतिक प्रमुख। क्लियर है? तो मुंडा शब्द का अर्थ 2 है। सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति और आपका विशिष्ट अर्थ है गांव के राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा शब्द का अर्थ क्या है? अगर यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए तो क्या हम लोग बता पाएंगे? चलिए ध्यान रखिएगा, मुंडा स्वयं को होड़ाको कहते हैं। मुंडा स्वयं को होड़ाको कहते हैं। मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं भाई? होड़ोको। क्या कहते हैं? होड़ोको। और होड़ोको का अर्थ होता है मनुष्य। होड़ोको का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। क्लियर है? तो जैसे कल हम लोग पढ़े थे उरांव अपने को क्या कहते हैं, आंसर क्या हुआ था हम लोगों का? कुडूख। उसी तरह से मुंडा अपने को क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा? होड़ोको। क्लियर है? चलिए, मुंडा को कोल भी कहा जाता है, कोल भी कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है। तो ये हम लोग किए मुंडा शब्द का अर्थ। मुंडा को और किस नाम से पुकारा जाता है, ये किए तो कोल के नाम से। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि मुंडा जो है वो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। तीसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। तो मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। अब ध्यान रखना है कि ये जो है कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.56% है। 14.56% है। तो मुंडा झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या की, ध्यान रखिएगा कुल जनसंख्या नहीं,
जनजातीय जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अगर ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे हम लोग? 14.56%। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखना है आप लोग को कि मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाए जाते हैं। यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में पाए जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति हैं जो केवल झारखंड में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन क्या होगा? केवल झारखंड, केवल झारखंड में पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनाएगा आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति हैं जो सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। आप लोग का आंसर क्या होगा? मुंडा। जैसे कल हम लोग उरांव किए थे कई राज्यों में, लेकिन ये सिर्फ कहां? झारखंड में। क्लियर है? चलिए, अब झारखंड में इनका जो मुख्य जमाव है, झारखंड में मुंडाओं का मुख्य जमाव रांची में है। यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछेगा कि मुंडाओं का मुख्य जमाव किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग का आंसर क्या होगा? रांची। क्लियर? अब है कि रांची के अतिरिक्त ये लोग कहां हैं? तो गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, कहां कहां भाई? देखिए, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सरायकेला, खरसावां। तो सबसे ज्यादा जमाव कहां है? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक जमाव, क्या आंसर देंगे आप लोग? रांची। भाई क्लियर? रांची के अतिरिक्त कहां कहां? तो फिर आंसर होगा गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां। तो केवल झारखंड में पाई जाती है। मुख्य जमाव कहां है? रांची में। और रांची के अतिरिक्त किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग किए। क्लियर है? चलिए, मुंडा जो है प्रजातीय दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह में। याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह में। तो मुंडा जो है प्रजातीय दृष्टि से किस प्रजातीय समूह में आते हैं? आंसर क्या होगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह में आते हैं। किसमें भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह। और ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, आप लोग से पूछता है कि झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजातीय समूह के हैं? आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह। कौन प्रजाति समूह भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह। चलिए, मुंडाओं का जो भाषा है वो है मुंडारी। मुंडाओं की भाषा क्या है? मुंडारी। और मुंडारी भाषा जो है ये आस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। आस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। तो मुंडारी भाषा किस भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? आस्ट्रिक भाषा समूह। क्लियर है? और कल हम लोग किए थे उरांव जनजाति की भाषा कुडुख, और वो आती है द्रविड़ भाषा शैली में। क्लियर है? तो ये किस में आएगा? मुंडारी। तो आस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत। चलिए, मुंडा अपनी भाषा को, मुंडा लोग अपनी भाषा को, याद रखिएगा, अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बना देगा आप लोग से कि मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा होड़ो जगर। होड़ो जगर। क्या आंसर देंगे आप लोग? होड़ो जगर। तो मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है। मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या, कल हम लोग किए थे उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या। बताइए तो जरा आप लोग, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब देंगे भाई, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि उरांव जनजाति के कितने गोत्र हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुंडा जनजाति के गोत्र की संख्या, गोत्र की संख्या। तो ध्यान रखिएगा 340 गोत्र, कितने गोत्र? 340 गोत्र पाए जाते हैं मुंडा जनजाति में। क्लियर? कितने? 340। किनके अनुसार? रिजले के अनुसार। तो यह भी पूछ सकता है आप लोगों को कि किनके अनुसार, आंसर होगा रिजले के अनुसार। तो रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने, मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 340। क्लियर है? चलिए, सोमा मुंडा ने, याद रखिएगा किसने? सोमा मुंडा ने। नाम यहां देखिए, नाम याद रखिएगा रिजले, यहां क्या याद रखना है? सोमा मुंडा। किसने भाई? सोमा मुंडा ने मुंडा जनजाति को, मुंडा जनजाति को 13, कितने भाई? 13 उप शाखाओं में विभाजित किया है। 13 उप शाखाओं में विभाजित किया है, विभाजित किया है। कितने में भाई? 13 उप शाखाओं में, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। 13 उप शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। एक महली मुंडा, महली मुंडा, एक को क्या कहेंगे? महली मुंडा। कौन मुंडा भाई? महली मुंडा। और दूसरे को कहते हैं कंपाट मुंडा, कंपाट मुंडा। तो सोमा मुंडा जो है मुंडा जनजाति के कितने उपशाखाओं का उल्लेख किए हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? 13। उसमें से 2 कौन महत्वपूर्ण है? एक है महली मुंडा और दूसरा देखिए कंपाट मुंडा। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति में भी गोत्र को कीली कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? कीली। मुंडा जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो मुंडा जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। एक बात, मुंडा परिवार भी पितृवंशीय है, पितृवंशीय या फिर पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है। पितृवंशीय है और पितृसत्तात्मक है। क्लियर? मुंडा परिवार अधिकांशतः, सामान्यतः एकल परिवार होते हैं। एकल परिवार होते हैं। कैसे परिवार होते हैं? एकल परिवार। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो मुंडाओं का परिवार पितृवंशीय, एकल परिवार, समगोत्रीय विवाह वर्जित, ये सब पर ध्यान रखना है हम लोगों को। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखना है आप लोग को कि मुंडा जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह, मुंडा जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन है? तो कल हम लोग किए थे उरांव जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह क्या है? तो आयोजित विवाह। तो मुंडा जनजाति में भी, मुंडा जनजाति में भी सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन है? तो आंसर होगा आयोजित विवाह। कौन विवाह भाई? आयोजित विवाह। तो सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह मुंडा जनजाति में भी कौन है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? हम लोगों का आंसर होगा आयोजित विवाह। क्लियर है? विवाह को अरंडी कहा जाता था। विवाह को मुंडा जनजाति के लोग क्या कहते थे? अरंडी।
तो विवाह के लिए किस टर्म का प्रयोग किया गया है? अरंडी। याद रखना है आप लोग को, क्या टर्म है भाई? अरंडी। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा, अन्य प्रचलित विवाह, अन्य प्रचलित विवाह। तो मुंडा जनजाति में अन्य प्रचलित विवाह कौन कौन है? क्लियर है? अन्य प्रचलित विवाह, तो राजी खुशी विवाह एक विवाह है, राजी खुशी विवाह, इसको हम लोग लव मैरिज कह सकते हैं। राजी खुशी विवाह, लव मैरिज। हरण विवाह, किस तरह का विवाह भाई? हरण विवाह, नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को। सेवा विवाह, सेवा विवाह। हठ विवाह, कौन विवाह? हठ विवाह। विधवा विवाह, ये सारे विवाह भी प्रचलित थे। क्लियर है? तो अन्य प्रचलित विवाह अगर पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो इतने का नाम बताएंगे। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? आयोजित विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विधवा विवाह को, विधवा विवाह को एक नाम दिया गया है सगाई। तो विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? सगाई। क्लियर? अगला देखिए, वधू मूल्य को क्या कहते हैं? वधू मूल्य, कौन मूल्य भाई? वधू मूल्य। गोनोंग टाका, क्या कहते हैं? गोनोंग टाका। तो वधू मूल्य को मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? आप लोग क्या बोलेंगे? गोनोंग टाका। क्लियर है? चलिए, इस जनजाति में तलाक की प्रथा भी प्रचलित है। तलाक की प्रथा भी प्रचलित है, प्रचलित है। क्लियर है? कौन भाई? तलाक की प्रथा। अब ध्यान रखिएगा, इस जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? तलाक को किस नाम से जाना जाता है? क्लियर? तो चलिए, साकमचारी, किस नाम से भाई? साकमचारी के नाम से जाना जाता है। तो इस जनजाति में तलाक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साकमचारी। क्लियर? चलिए, अब ध्यान रखना है आप लोग को, एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान रखना है। चलिए, तो एक बात पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि मुंडा जनजाति की, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा को, लोक कथा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है और यह पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है? तो इसका होगा सोसोबोंगा। क्या नाम होगा भाई? सोसोबोंगा। तो मुंडा जनजाति के लोक कथा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में। क्या आंसर देंगे? सोसोबोंगा। क्या आंसर देंगे भाई? सोसोबोंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुंडाओं के युवा गृह को, युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? और आपको पता ही है कि जनजातीय संस्कृति में युवा गृह का बहुत ही महत्व है। क्लियर? तो मुंडा जनजाति में युवा गृह को किस नाम से? तो गीती ओड़ा। किस नाम से भाई? गीती ओड़ा। ये याद रखना है आप लोग को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा भाई गीती ओड़ा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, समझने की जरूरत है, अपने आप को कंसंट्रेट करने की जरूरत है और यहीं से प्रश्न रहेगा। आगे चलकर अगर ध्यान नहीं देंगे तो पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहना है। तो ध्यान से पढ़िए बाबू, यही आपको काम आएगा एग्जाम में और कुछ नहीं काम आएगा। क्लियर है? एक एक सेकंड का फायदा उठाइए। टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है। अभी अगर टाइम गंवाएंगे तो आगे चलकर पछताएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा, यही समय है
कि बहुत ईमानदारी से पढ़ना है और आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को तो याद रखिएगा मुंडा। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा। तो अगर आप लोग से पूछे कि मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा मुंडा। चलिए ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? हातू। क्या कहते हैं भाई? हातू। तो मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? हातू। ग्राम पंचायत के प्रमुख को, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हातू मुंडा। क्या आंसर होगा? हातू मुंडा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत। कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत। कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आंसर देंगे हम लोग परहा। क्या आंसर देंगे भाई? परहा। क्लियर है भाई? क्या नाम देंगे? परहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परहा पंचायत के प्रधान को, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर होगा मानकी। तो परहा पंचायत के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मानकी। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मुंडा गांव में 3 स्थल काफी प्रचलित हैं। मुंडा गांव में 3 स्थल काफी प्रचलित हैं। तो पूछेगा मुंडा गांव के 3 प्रमुख स्थल कौन कौन हैं जो प्रचलित हैं? किसके गांव के भाई? मुंडा गांव के। मुंडा गांव के 3 स्थल जो प्रचलित हैं। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मुंडा गांव के 3 स्थल जो काफी प्रचलित हैं। फर्स्ट है सरना। फर्स्ट को क्या कहेंगे? सरना। सरना क्या है? तो आप लोग को पहले से पता है, जनजातियों के गांव का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना। क्लियर? दूसरा है अखड़ा। अखड़ा ये पंचायत स्थल है। पंचायत स्थल। कौन स्थल भाई? पंचायत स्थल। अखड़ा। अखड़ा को क्या कहते हैं? पंचायत स्थल। दूसरा है ससान। क्या है? ससान। ये ध्यान देना है, इसको अगर शॉर्टकट में हम लोग कहें तो कह सकते हैं समाधि स्थल। तो ससान को क्या कहेंगे हम लोग? समाधि स्थल, जहां पर कि पूर्वजों की हड्डियां, पूर्वजों की हड्डियां, किनकी हड्डियां? पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं। पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ससान। क्लियर है? और ससान को कह सकते हैं समाधि स्थल। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा कि ये जो समाधि स्थल है, इसमें अपने पूर्वजों के याद के लिए, पूर्वजों के याद के लिए शिलाखंड, शिलाखंड रखा जाता है। शिलाखंड रखा जाता है। क्या रखा जाता है भाई? शिलाखंड। और क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि शिलाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? तो ससान दीरी। क्या कहते हैं? ससान दीरी। तो शिलाखंड को किस नाम से जानते हैं? ससान दीरी। इसका एक और नाम है हड़गड़ी या फिर हड़गड़ी। तो यह भी याद रखिएगा कि ससान में पूर्वजों की जो समाधि स्थल है वहां शिलाखंड रख दिया जाता है याद करने के लिए, और उस शिलाखंड को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? ससान दीरी या फिर हड़गड़ी। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख पर्व। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व कौन कौन है? तो ये तो आप लोग को पता ही है, सरहुल,
सोहराय, कर्मा, सरहुल हुआ, सोहराय हुआ, कर्मा हुआ, बुरु पर्व, माघे पर्व, फागु पर्व, ये सब प्रमुख पर्व हुए मुंडा जनजाति के। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व पूछेगा, आप लोग बता पाएंगे? चलिए, मुंडा जनजाति के वस्त्र तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला अलग अलग। तो वस्त्र जो मुंडा जनजाति के लोग पहनते हैं उसमें पुरुषों के वस्त्र को क्या कहा जाता है और महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों के वस्त्र के लिए यूज हुआ है बटोई या फिर करेया। बटोई या करेया कौन पहनते हैं भाई? पुरुष के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पारेयर। पारेयर। तो अब आप बताइए कि अगर हम आप लोग से पूछें कि मुंडा जनजाति के लोग, पुरुष जो है वो किस वस्त्र को धारण करते हैं या पुरुष द्वारा धारण किए गए वस्त्र को क्या कहते हैं और महिलाओं द्वारा धारण किए गए वस्त्र को क्या कहते हैं? अगर ये पूछा जाए आप लोग से तो क्या बता पाएंगे आप लोग? तो बताइए भाई, फर्स्ट क्या होगा? बटोई या करेया। दूसरा क्या होगा? पारेयर। क्या होगा भाई? पारेयर। चलिए अब ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति के लोकगीत याद रखना है हम लोग को कि मुंडा जनजाति के लोकगीत कौन कौन हैं। मुंडा जनजाति के लोकगीत, मुंडा जनजाति के लोकगीत तो फर्स्ट याद रखना है जदुर। फर्स्ट लोकगीत क्या है भाई हम लोगों का? जदुर। सरहुल पर्व से संबंधित, सरहुल पर्व से संबंधित। तो ये जो जदुर लोकगीत है ये कब? तो सरहुल पर्व से संबंधित है। दूसरा जो है वो है हमारा अडंदी। ये विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंध। तो विवाह के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अदंडी। क्लियर है? जापी जौ है भाई, जौ। जापी ये शिकार के समय, शिकार से संबंध। किससे संबंध? शिकार के समय जो गीत मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जापी। और कर्मा, ये कर्मा पर्व से संबंधित है। किस पर्व से? कर्मा पर्व से। तो मुंडा जनजाति में प्रचलित लोकगीत कौन कौन हैं? जदुर, अदंडी, जापी और कर्मा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है। मुंडा जनजाति का प्रमुख पेशा, तो प्रमुख पेशा है कृषि व पशुपालन। तो अगर पूछे कि मुंडा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, क्या आंसर देंगे हम लोग? कृषि या पशुपालन। क्लियर है भाई? क्या समझ पा रहे हैं? और अगर समझते हैं वीडियो को तो निश्चित तौर पर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं। कमेंट करें, लाइक करें। और अगर लाइक नहीं कर सकते हैं, लगता है कि आपके लिए नहीं ठीक हो रहा है, नहीं फ्रूटफुल है, तो आप डिसलाइक बटन को भी दबाएं, लेकिन दबाएं जरूर, किसी ना किसी बटन को जरूर दबाएं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आप लोग को, भूमि जो है वो 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यह आधार किस है? आर्थिक आधार पर। भूमि को मुंडा जनजाति में 3 वर्ग में बांटा गया है, आर्थिक आधार पर। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। फर्स्ट को कहते हैं पंकु। पंकु क्या कहेंगे? पंकु, अधिक उपज वाला। अधिक उपज वाले भूमि को हम लोग क्या कहेंगे? पंकु। क्लियर है?
दूसरा है नागरा, नागरा कम उपज वाले भूमि को, कम उपज वाले भूमि को नागरा। और तीसरा है खिरसी, खिरसी यह है बालू युक्त भूमि, बालू युक्त भूमि। तो मुंडा जनजाति में आर्थिक आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग क्या बोलेंगे? 3 भागों में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, और हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता या अन्य देवताओं के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उम्मीद है आप लोग को याद होगा। आप लोग को हम बताए थे जनजातीय संस्कृति वाले क्लास में। तो सबसे प्रमुख देवता, मुंडा जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो आंसर होगा सिंह बोंगा। क्या आंसर होगा भाई? सिंह बोंगा। और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सिंह बोंगा जो है वो सूर्य के प्रतिरूप है। किनके प्रतिरूप है? सूर्य के। चलिए ग्राम देवता को क्या कहते हैं? ग्राम देवता हाथू बोंगा। क्या कहते हैं भाई? हाथू बोंगा। तो प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ग्राम देवता हाथू बोंगा। ग्राम की सबसे बड़ी देवी, ग्राम की सबसे बड़ी देवी कौन है? तो देसावली, देसावली। क्या नाम है? देसावली। क्लियर है? चलिए अगला है कुल देवता, कुल देवता ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा। कुल देवता को क्या कहा गया है? ओड़ा बोंगा। कुल देवता ओड़ा बोंगा। जल देवता, जल देवता को क्या कहा गया है? इकीर बोंगा। क्या कहा गया है भाई? इकीर बोंगा। तो अगर आप लोग से पूछे मुंडा जनजाति में जल देवता को क्या कहा गया है? इकीर बोंगा। क्लियर है? पहाड़ देवता, पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को क्या कहा गया है? तो बुरु बोंगा, बुरु बोंगा। क्लियर है? चलिए पूजा स्थल को क्या कहा गया है? तो पहले ही भी बता चुके हैं आप लोग को, सरना। पूजा स्थल को क्या कहा गया है भाई? सरना। चलिए धार्मिक प्रधान, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। और पाहन के सहयोगी, पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं? पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं? पुजार या फिर पनभरा, पुजार या पनभरा। तो मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं? पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं? देखिए पुजार और पनभरा, पुजार और पनभरा। चलिए ग्रामीण पुजारी, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जानते हैं? किस पुजारी को भाई? ग्रामीण पुजारी। क्लियर है? तो चलिए डेहरी, क्या बोलेंगे? डेहरी। तो मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? डेहरी। क्लियर? चलिए झाड़ फूक करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, झाड़ फूक करने वाले को कहते हैं, झाड़ फूक करने वाले को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? आंसर होगा देवड़ा। क्या कहा जाता है? देवड़ा। और झाड़ फूक करने वाले का मतलब ही है कि मुंडा समाज में तंत्र विद्या और जादुई विद्या, तंत्र विद्या और जादुई विद्या में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे नहीं, विश्वास करते हैं। तो तंत्र विद्या और जादुई विद्या में मुंडा जनजाति विश्वास करते हैं। क्लियर? अब एक लास्ट बात, अंतिम बात है कि मुंडा जनजाति में दाह संस्कार और दफन दोनों की प्रथा प्रचलित है। दाह संस्कार भी, दाह संस्कार भी और दफन करने दोनों की प्रथा, दोनों की प्रथा प्रचलित। क्लियर है? दोनों की प्रथा प्रचलित है। दफन करने की भी प्रथा है
और आपको दाह संस्कार की भी प्रथा है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम पूरे मुंडा जनजाति को एकदम बेसिक से लेकर हर फैक्ट्स पर चर्चा किए हैं, जहां से आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद है भाई कि अगर आप इसके साथ इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं आप, तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।